हेलो लर्नर्स, मैं हूं अनन्या शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में, जहां पर हम कर रहे हैं सीटेट 2022 की तैयारी समाधान सीरीज के साथ। और आज है समाधान सीरीज का क्लास 3। मैं आपको बता दूं कि यहां पर समाधान सीरीज में हम डिस्कस करते हैं PYQ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे डिटेल में, ठीक है। और जितने भी समाधान सीरीज है और जितने भी यहाँ पे क्लासेज चली हैं सबका PDF आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक होगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी कि 31 को, क्योंकि हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो दोनों वीडियो में 15 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन पहले से हम डिस्कस कर चुके थे। तो 31 क्वेश्चन की बारी है। चलिए, तो 31 क्वेश्चन पहले दिया गया है एसर्शन है डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या बच्चों के शारीरिक विकास में केवल आनुवांशिक कारण ही जिम्मेदार होते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि D=H × E, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट होता है। तो अब रीजन पढ़ते हैं। हेरिडिटी फैक्टर्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। रीजन कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए केवल आनुवांशिक कारक जिम्मेदार होते हैं, जब ही डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट होता है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया गया है? फिजिकल डेवलपमेंट लिख दिया है कि आप फिजिकल डेवलपमेंट से जो है ना कंफ्यूज हो जाएं और इसको डेवलपमेंट नहीं समझ के ग्रोथ समझ लें। क्या समझ लें? ग्रोथ समझ लें। पर यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डेवलपमेंट की ही बात हो रही है। और डेवलपमेंट कभी भी जो है केवल हेरिडिटी से अफेक्टेड नहीं होता है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है। सेकंड है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A और R दोनों सही हैं लेकिन R अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है A को। उसके बाद थर्ड है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सही है और R गलत है। चौथा ऑप्शन है बोथ A एंड R आर फॉल्स। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है कि दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि सत्य तो A है ही नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी सिर्फ और सिर्फ जो है जेनेटिक पे नहीं डिपेंड करता है, वो दोनों पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख दिया है। पहले तो डेवलपमेंट इक्वल टू आनुवांशिकी इंटू वातावरण, ठीक है। डेवलपमेंट इक्वल टू H × E, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। दूसरा मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख दिया है, हिरोशिमा पे जो परमाणु हमले हुए थे, आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमले हुए थे, ठीक है। उसके बाद से वहां पे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल वहां पे जेनेटिक्स का ही प्रभाव पड़ रहा है, केवल आनुवांशिकी का ही प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि बहुत बार पूछा जाता है कि D= जो ये H × E होता है, ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? H 50%, ठीक है, सॉरी H 50% है, मतलब हेरिडिटी 50% है और एनवायरमेंट 50% है, ठीक है। 50% 50% है, 60% × 40% है, ठीक है, 80 × 20 है, या फिर केवल H × E है, कोई इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की परसेंटेज की बात नहीं की गई है। जब भी लिखा रहे कि क्या है तो केवल H × E इस तरह से ही बताया गया है, किसी भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है। अगर एग्जाम्पल में लिखा रहे कि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, 50% डेवलपमेंट, 50% हेरिडिटी इंटू 50% इन्वायरमेंट, 50% 60% हेरिडिटी इंटू 40% इन्वायरमेंट, या फिर 80% हेरिडिटी इंटू 20% इन्वायरमेंट, या फिर केवल H और E। तो केवल H और E ही इसका सही आंसर होगा। कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि 50% है या 60% है या 80% है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ज्यादा आनुवांशिक रूप से हम प्रभावित होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा वातावरण प्रभावित करता है ना। चलिए, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है Which of the following is an example of use of fine motor skills? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मोटर कौशल के उपयोग का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण बताना है आपको। ऑप्शन है रनिंग, दौड़ना, वॉकिंग, चलना, स्क्रिबलिंग, घसीट कर लिखना, या फिर जंपिंग, कूदना। तो आपको अच्छे से याद होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, दो तरह की मोटर स्किल होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में हम जो है बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलना, दौड़ना। और फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल। नॉर्मली इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जहां पे आप केवल उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लिखने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, पेन पकड़ने के लिए, ठीक है, पेंसिल पकड़ने के लिए, किसी भी चीज के लिए छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है तब। और यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा स्क्रिबलिंग। बच्चे जो इस तरह से घसीट घसीट कर लिखते हैं ना कुछ भी चीज, उसी को कहते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। तो यही होगा इसका
आंसर। चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो आप, ग्रॉस मोटर स्किल्स ये होते हैं, बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, हुला हुप खेल रहे हैं, यहाँ पे दौड़ रहा है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे बच्चा घुड़क रहा है, जो वो घुटनों के बल घुड़कते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्ची जंप कर रही है, ये भी जंप कर रहा है, ये सब जो है जहाँ पर कि बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा ग्रॉस मोटर स्किल। जब बात आए लिखने की, पियानो बजाने की या फिर कुछ इरेज करने की, ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर सबके सब फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल हैं, जहाँ पर केवल उंगलियों के छोटे मांसपेशियों का यूज किया जा रहा है, वो होता है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, वो होते हैं फाइन, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि 33। Which of the children would be in middle stage, मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, मिडिल चाइल्डहुड आपसे पूछा जा रहा है कि किस बच्चे को आप मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में रखेंगे। चलिए पहला ऑप्शन है ए चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल में विश्वास करते हुए सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ए चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, बच्चा तर्क करना शुरू कर चुका है। ए चाइल्ड हु कैन हाइपोथाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग डिजाइन कर सकता है। चौथा ऑप्शन है ए चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग ए पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स, एक बच्चा जो अभी ठीक मोटर कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना और इसी तरह के अन्य वस्तु। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का एज क्या है पहले आप वो याद कीजिए, ठीक है, 2 से 12 वर्ष होता है, ठीक है, या फिर कोई 2 से 11 वर्ष बोलते हैं। चलिए तो अब 2 से 12 वर्ष की अवधि होती है चाइल्डहुड की। अब आपको जाना कि मिडिल स्टेज में बच्चा क्या करेगा, ठीक है, मिडिल स्टेज में आप सोचिए, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल खेल रहा है, काल्पनिक खेल खेल रहा है और सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर चुका है। तो बच्चा काल्पनिक खेल खेलना कब शुरू कर देता है, काल्पनिक खेल खेलना शुरू कर देता है छोटे में, जब वो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तभी वो खेलना शुरू कर देता है। और हमें इसके बीच की अवस्था ढूंढनी ना, आपको अगर नहीं भी एग्जैक्टली पता रहे, ठीक है, कहीं पे ये 7 से 11 वर्ष लिखा होता है, कहीं पे ये 6 से 11 वर्ष लिखा होता है, ठीक है, तो आप कम से कम ये तो ध्यान रख सकते हैं कि 2 साल की तो उम्र होगी नहीं, ठीक है, कोई भी उम्र होगी वो 12 से थोड़ी सी नजदीक में आएगी, ठीक है। उस समय बच्चा क्या कर सकता है, क्या उस समय बच्चा नकल करके खेलना शुरू करता है, नहीं, उस समय उससे बच्चा तो 2 साल 3 साल का जब होता है तभी वो नकल करके खेलना शुरू कर चुका होता है ना, वो अपने गुड्डे को गुड़िए को खिलाता है, उसके साथ खाना खाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो बहुत छोटे बच्चों का एग्जाम्पल हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी चाइल्डहुड का स्टेज है, जहाँ बच्चे जो हैं इमिटेट करते हैं सोशल रोल को और मेक बिलीव प्ले खेलते हैं, मतलब कि बच्चे वहां पर क्या करते हैं, गुड्डे गुड़िया रख लेते हैं, उसके बाद उनको जीवित मानते हैं, खुद खाना खाते हैं तो उसे भी खाना खिलाते हैं, तो ये हो गया प्राइमरी चाइल्डहुड का स्टेज। उसका सेकेंड है चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, अब जो है बच्चा तर्क करना शुरू कर चुका है, ठीक है, तर्क करना बच्चा शुरू कर चुका है। तो आपको नहीं लगता कि इस अवधि में बच्चे तर्क करना शुरू कर देंगे, क्या 7 साल का बच्चा तर्क नहीं कर सकता है, बिल्कुल तर्क कर सकता है, मतलब उसने तर्क करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो यही है मिडिल चाइल्डहुड का एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं थर्ड है ए चाइल्ड हु कैन हाइपोथाइज, ठीक है, एक बच्चा जो परिकल्पना कर सकता है। आप याद कीजिए जिन पियाजे का स्टेज, बच्चा परिकल्पना कब कर सकता है, उनके लास्ट स्टेज में, यानी कि अमूर्त अवस्था में, ठीक है, और अमूर्त अवस्था जो होता है वो 11 वर्ष के बाद का अवस्था होता है, तो ये कभी भी मिडिल चाइल्डहुड होगा, कभी भी मिडिल चाइल्डहुड नहीं होगा, ठीक है, ये अमूर्त अवस्था में आ गया। और ये बच्चा यहाँ पे क्या, बस उसने तर्क करना शुरू ही किया है, ठीक है। उसके बाद क्या, ए चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग ए पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक बच्चा जो ठीक से मोटर कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, वो पेंसिल पकड़ने लगा है, ठीक है, या उंगली पकड़ने लगा है, तो ये जो है ये भी सेकंड मिडिल चाइल्डहुड का एग्जाम्पल नहीं है। बच्चे जो है जब 2 साल के करीब ही रहते हैं ना, जब वो 1.5 साल के होते हैं, तभी वो आप उसको उंगली दीजिएगा ना तो उंगली पकड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर मान लेते हैं कि फाइन मोटर स्किल दिखाना ही है तो वो 3 साल में कर लेंगे, 4 साल में कर लेंगे, तो ये मिडिल स्टेज नहीं हुआ ना। मिडिल स्टेज कम से कम भी 6 से 11 या 7 से 11 होना चाहिए। और 6 से 11 साल के बच्चे जो है तर्क करना शुरू कर देते हैं, तर्क करना वो आरंभ कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 2 कि बच्चे ने तर्क करना शुरू कर दिया है। कौन सा मध्य अवस्था में होगा, कौन सा मध्य अवस्था का एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जिसने नियमों का अर्थ समझना विकसित कर लिया है वो तर्क कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट, द हाइलाइट्स ऑफ द रोल ऑफ डैश एज ए डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फिर से आ चुके हैं हम समाजीकरण पे, ठीक है, समाजीकरण के बारे में फिर से बात हो रहा है। सॉरी, वो मेरी आदत हो जाती कभी कभी मैं ना
कर्सिव लिखने लगती हूँ हिंदी में भी, ठीक है। खैर, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, डिस्ग्राफिया भी मान के चल सकते हैं। खैर, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे फिर से वापस कि कौन सा जो है फिल्मों और विज्ञापन से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं हमें, ठीक है। क्या होता है लिंग उपयुक्त तरीका? हम देखते हैं सीरियल्स में, मूवीज में या एड्स में, उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक औरत है जो कपड़े साफ कर रही है, एक औरत है जो खाना बना रही है। बार बार जब दिखाया जाता है तो लड़कियां ये समझ जाती हैं, छोटी बच्चियां, कि लड़कियां ही, औरत ही ये काम करती हैं। हमेशा पुरुष को दिखाया जाता है कि वो ऑफिस जा रहा है, ठीक है, वो बाहर के काम कर रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें दिखाई जाती है ना फिल्म में या एडवर्टाइजमेंट में, तो ये क्या है, लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में संकेत करते हैं, जहां से हमें पता चलता है अच्छा हम अगर लड़की हैं तो हमें ये करना है, हम अगर लड़के हैं तो हमें ये करना है, ये बताता है। तो दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ ये किसका रोल हाईलाइट कर रहा है और कैसी एजेंसी के लिए, समाजीकरण की कैसी एजेंसी के लिए? मीडिया का रोल दिखा रहा है प्राइमरी एजेंसी के रूप में, मीडिया का रोल दिखा रहा है सेकेंडरी एजेंसी के रूप में, स्कूल का रोल दिखा रहा है प्राइमरी एजेंसी के रूप में, या फिर स्कूल का रोल दिखा रहा है सेकेंडरी एजेंसी के रूप में। तो आप ध्यान से इस अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेंडर एप्रोप्रिएट रोल का कहाँ से, मूवीज और फिल्म से। मूवीज और फिल्म आप कहाँ देखेंगे? मीडिया पे देखेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाते हैं ना, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, हमें मीडिया ही ढूंढना है। अब आते हैं, मीडिया दो जगह लिखा है, ठीक है। अब ये कौन सी एजेंसी हो सकती है? यहाँ एक में ऑप्शन है प्राइमरी, एक में ऑप्शन है सेकेंडरी। तो अभी तक मैं आपको, मुझे लगता है, रटवा चुकी हूँ कि प्राइमरी हमेशा फैमिली होगी, ठीक है, प्राइमरी हमेशा फैमिली होगी। उसके बाद जो भी आते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर मीडिया हो, ठीक है, स्कूल हो या फिर मीडिया हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन ये सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, कि मीडिया माध्यमिक एजेंसी फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार से के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं हमें। यह समाजीकरण की मीडिया यहाँ पर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में और हिंदी में रूपांतरण करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। और आप ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पे लिख दिया जाता है पहले से ही कि इंग्लिश में जो लिखा गया है ना उसको वो करेक्ट मानते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि रोल ऑफ किसका रोल आएगा, मीडिया का रोल आएगा। कैसी एजेंसी के रूप में? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड सही। मीडिया कौन सी एजेंसी है? सेकेंड एजेंसी है ना, सेकेंडरी एजेंसी है, गौण है, द्वितीयक है, माध्यमिक है, ठीक है। और ये यहाँ पर किस चीज को दर्शा रही है? जेंडर एप्रोप्रिएट रोल्स को दर्शा रही है। किसके माध्यम से? तो मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, मानसिक क्षमता। 35th क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है वह है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी है? पियाजे की दूसरी अवस्था। इसमें हमारे पास कौन सी क्षमता हो सकती है? संज्ञानात्मक क्षमता कौन सी विकसित हो सकती है? क्या बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा? क्या बच्चा गोल डायरेक्टेड व्यवहार करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा? या फिर वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगेगा, दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी? या फिर वो हाइपोथेटिको डिटेक्टिव थिंकिंग करेगा, या फिर परिकल्पनात्मक निम्नात्मक सोच रखेगा वो? चलिए अब सारे के सारे ऑप्शन को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपको अच्छे से याद है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, और चौथी अवस्था है अमूर्त अवस्था, ठीक है। तो जहां पर भी अमूर्त चीज की बात आएगी, जहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आएगी, वो हमेशा होना चाहिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पियाजे की चौथी अवस्था। पर यहाँ पर पियाजे की दूसरी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, अब एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है ना, कि यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, बच्चा आता है दौड़ के इस बॉल को ले लेता है, उसके सामने ये बॉल उसका लक्ष्य है। तो ये जो व्यवहार होता है ना, ये जो है पहली में ही आ जाता है, 0 से 2 वर्ष की ही अवस्था में आ जाता है, मतलब कि संवेदी पेशी या फिर संवेदी ज्ञानक या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे की पहली अवस्था में ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे करने लगते हैं। अगर उसको कोई खिलौना कहीं पे गिर भी जाता है ना, तो वो क्या करता है, उस खिलौने तक जाएगा, उसको उठाएगा और उसे खेलना शुरू करेगा। उसके सामने वो खिलौना उसका लक्ष्य है जिसके लिए वो व्यवहार करता है। यही होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जो कि पहली अवस्था में ही आता है। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब है कि एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों की दृष्टिकोण को लेने की क्षमता, यही है इसका सही आंसर। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है पियाजे का, ठीक है, सेकेंड स्टेज, वो होता है 2 से 7 वर्ष की अवधि, ठीक है, जिसको कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर 2 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला है
सिंबॉलिक फंक्शनल, दूसरा है इंट्यूटिव थॉट। सिंबॉलिक फंक्शनल जिसको कि प्रतीकात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और दूसरी अवस्था को सहज विचार या फिर अंतर्दर्शी अवस्था कहते हैं। सिंबॉलिक फंक्शन जो होता है 2 से 4 वर्ष का होता है और इंट्यूटिव होता है 4 से 7 वर्ष का। तो पहली जो उप अवस्था है प्री ऑपरेशनल की, यानी कि सेकेंड स्टेज की जो पहली उप अवस्था है, उसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो है ये ईगो सेंट्रिक होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, अहम केंद्रित मतलब ये अपने आप को केंद्र में मानते हैं, अपने आप को ये मानते हैं केंद्र में कि सारी दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही है, जो मुझे अच्छा लगता है वही सही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सही नहीं है, ठीक है। उस समय बच्चे दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे की जो चिंतन होती है, दूसरे का जो सोच होता है वो लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर उनको खिलौना चाहिए तो उनको खिलौना चाहिए, वो सड़क पर भी रोने लगते हैं, ठीक है। उनको अगर भूख लगी है तो उनको उस टाइम खाना चाहिए ही चाहिए, मतलब वो केवल अपनी सोच पे रहते हैं, वो दूसरे का सोच क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं उस समय तक। ये जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है। और क्या इसको प्रतीकात्मक अवस्था कहा जाता है या सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज क्या है, मतलब कि आप बच्चे के सामने अगर आप ऐसी पिक्चर बना दोगे ना और उसको बताओगे कि ये मैंगो होता है तो वो समझ जाएगा, पिक्चर देख करके वो कहेगा ये मैंगो है, ठीक है, मतलब वो सिंबल्स को समझने लगता है, ठीक है। लेकिन इसी अवस्था की जो दूसरी उप अवस्था है यानी कि इंट्यूटिव सहज विचार अंतर्दर्शी, जिसमें बच्चा 4 से 7 वर्ष का होता है, इस अवस्था आते आते बच्चों की में अहम केंद्रिता की कमी आ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म की कमी आ जाती है। अब बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है। अब अगर बच्चे की मम्मी उसको या पापा उसको कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें ये चॉकलेट नहीं ला के दूंगा, थोड़ी देर बाद ला के दूंगा, तो उसमें इस बात को समझ सकने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब वो दूसरे के भी सोच समझ को समझने लगा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि कब ईगो सेंट्रिक स्टेज में रहता है बच्चा, तब भी होगा कि प्री ऑपरेशनल यानी कि सेकेंड स्टेज पियाजे का। और जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब वो दूसरे की सोच को समझना शुरू कर देता है, तब भी यही होगा, क्योंकि इसमें 2 उप अवस्थाएं हैं, ठीक है, 2 उप अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक में बच्चा अहम केंद्रित होता है और दूसरे में वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को सोच को समझना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे सहज विचार की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहज विचार की या फिर अंतर्दर्शी अवस्था कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपसे सब स्टेजेज नहीं पूछते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आपको सब स्टेजेज जानना जरूरी है। किसी ने अगर आपको ये बता दिया कि बच्चा सेकेंड स्टेज में ईगोसेंट्रिक होता है तो अहम केंद्रित होता है, तो आपको ये समझने में समय लग जाएगा कि क्या बच्चा उसी अवस्था में दूसरे की सोच समझ को लेने की क्षमता रखता भी है या नहीं रखता है। तो बिल्कुल रखता है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं सब स्टेजेज, ठीक है। पहली अवस्था में वो ईगोसेंट्रिक रहता है और दूसरी अवस्था में वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका है आंसर 3 सही। चौथा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग। ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि जहां पर ही हम परिकल्पना या अर्थात कल्पना करेंगे यानी कि अमूर्त चिंतन करेंगे, और अमूर्त चिंतन हम कब करते हैं, पियाजे की चौथी अवस्था में करते हैं, जिसका नाम ही है अमूर्त चिंतन की अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्री ऑपरेशनल पीरियड की कौन सी एबिलिटी है। तो एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों का दृष्टिकोण लेने की समझने की क्षमता बच्चे में विकसित होने लगती है। अब आते हैं 36 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। ऑप्शंस, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के लिए डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए एक शिक्षक के गुण, मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल गतिशील और लचीला, स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड संरचित और कठोर, एम्पैथेटिक और ट्रांसपेरेंट सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, मैकेनिकल या फिर बिहेवियरिस्टिक यांत्रिक या फिर व्यवहारवादी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब भी पूछा गया है आपसे पियाजे के बारे में तो व्यवहारवादी सबसे पहले तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पियाजे क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावादी थे। क्या थे, संरचनावादी, ठीक है, संरचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो जब वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो वो व्यवहारवाद को क्यों फॉलो करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके सामने है 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में सबसे पहले तो आप सेकंड ऑप्शन को आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि कभी भी संरचनावाद या फिर कोई भी ये नहीं कहा कि
टीचर को जो है ना कठोर और रिजिड रहना है कि केवल वो एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, केवल सभी बच्चों को एक समान मान रहा है कि सबका आईक्यू एक समान है, सबकी सोचने समझने की क्षमता एक समान है, तो मैं बस एक बार एक बच्चे को समझा दिया मैंने, एक बच्चे के समझाने के लायक पढ़ा दिया मैंने, बस सब बच्चे समझ गए। तो ऐसा नहीं होता है, सबके सोचने की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए हम कभी भी रिजिड नहीं रह सकते, कठोर केवल एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं आपके। अब बचता है आपके सामने 2 ऑप्शन और 1 और 3, जिसमें से कि पहले में कहा जा रहा है कि टीचर को गतिशील और लचीला होना चाहिए और दूसरे में कहा जा रहा है कि सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। चलिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर होंगे आप कंफ्यूज। बहुत लोगों ने अभी तक 3 को आंसर मान लिया होगा कि बच्चे के लिए तो टीचर को जो है सहानुभूतिपूर्ण होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण टीचर को। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है संरचनावाद का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, पियाजे का। तो जब भी पियाजे की बात होगी वहां पे क्या होगा कि टीचर को जो है लचीला होना चाहिए। ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है ना, एक बात फ्लेक्सिबल, लचीला, यही है इसका सबसे मेन टॉपिक। क्या हमेशा कहा जाता है, संरचनावाद या रचनावाद कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है और हमें उनकी भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हमें कभी भी एक ही तरीका का इस्तेमाल नहीं करना, और जब हम केवल एक तरीका का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मतलब हम में है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है। तो इसीलिए हमें होना चाहिए गतिशील और लचीला, ठीक है। तो पियाजे के हिसाब से, पियाजे के अनुसार शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सभी बच्चों के पर्सपेक्टिव को, समझने की तरीके को समझ सकें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ठीक है। चलिए, पियाजे किसे बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो, रचनावादी हैं, यानी कि रचनावादी, ठीक है, जो कि मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे का कहना था कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, ये आपको कोड दे दिया जाएगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ये किसने कहा है, पियाजे ने कहा है, वैगोस्की ने कहा है, स्किनर ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, किसने कहा है, तो ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। जिनका मानना होता है जब भी रचनावादी का बात आएगा, संरचनावादी का बात आएगा, तो वहां बताया जाए कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, सक्रिय होकर करते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, वो सक्रिय निर्माता होते हैं, वो खुद से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते रहते हैं, वो किसी खिलौने को तोड़ देते हैं, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब क्या, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे हैं। हमें लगता है कि उन्होंने खिलौना तोड़ दिया, नहीं, उन्होंने खिलौना केवल इसलिए नहीं तोड़ दिया कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था या वो उनका मन भर गया खिलौने से। वो देखना चाह रहे हैं कि वो खिलौना अगर चल पा रहा है तो कैसे चल पा रहा है, बोल पा रहा है तो कैसे बोल पा रहा है, वो आखिर फंक्शन कर कैसे रहा है, इस चीज के लिए वो तोड़ते हैं, फिर उसे बनाने की भी कोशिश करते हैं। मतलब बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, स्वयं से करके सीखते हैं, ठीक है। आप उनके सामने कोई सामान रख दोगे, उसको रख दो, आप कोई मोबाइल ही आप देख लो ना, आप उन बच्चे को फोन देते हो, ठीक है, या फिर उसके सामने फोन चलाते हो, अब उसके सामने जब आप फोन रख दोगे ना, तो वो खुद भी वही प्रोसेस करेगा, दोहराएगा, वो खुद से करके सीखेंगे, ठीक है। ये सभी रचनावाद के उदाहरण हैं। और रचनावाद के हिसाब से शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षक होते हैं सुविधादाता, यानी कि फैसिलिटेटर, ठीक है। और इसी बात को एनसीएफ भी कहता है। एनसीएफ 2005 में भी लिखा गया है कि शिक्षक को सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए। आप वहां पे डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं जो आप बताएं कि बच्चे तुमको उठना है तो बच्चा उठेगा, बैठना है तो बैठेगा, नहीं। आप वहां पे सुविधा प्रदान करते हैं बच्चे को, जहां पर बच्चे को आपकी आवश्यकता है, आपके मदद की आवश्यकता है, आप वहां बच्चे की मदद करेंगे, ठीक है, सुविधादाता बनेंगे। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के अनुभव तथा सोच का सम्मान करना चाहिए। हर एक बच्चे का अपना स्वयं का अनुभव होता है, अपने स्वयं का थिंकिंग होता है। जैसे हम सभी लोगों का हर चीज के प्रति अलग अलग विचार होता है, वैसे ही बच्चों में भी होता है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे जो हैं वो, उनके अनुभव का हमें सम्मान करना है, उनके सोच का सम्मान करना है, प्रत्येक बच्चे की जरूरत तथा क्षमता को ध्यान में रखना है। और जब ही हम प्रत्येक बच्चे के जरूरत तथा क्षमता को ध्यान में रखेंगे, तभी हमें चाहिए होगी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन चाहिए होगा हमें, ठीक है, लचीलापन हमें चाहिए होगा, तभी तो हम अलग अलग तरीके के बच्चे के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अधिगम हेतु छात्र केंद्रित वातावरण, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित, ठीक है, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की ही बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 में भी इसके बारे में अच्छे से लिखा गया, या फिर एनसीएफ हो या फिर एनईपी हो, ठीक है, सभी के सभी बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की, जहां पर कि कहा जाता है कि बच्चा होगा केंद्र में, ठीक है, और
पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था जो है बच्चे के हिसाब से होगी, ठीक है। शिक्षक बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। करिकुलम बच्चे के लिए होना चाहिए, वहाँ पर जो शिक्षण विधि होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, सब बच्चे के हिसाब की होनी चाहिए, और शिक्षक को बच्चे के जरूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जो भी चीज़ होगा ना, वहाँ बच्चा रहेगा केंद्र में। इसके अपोजिट होती है टीचर सेंट्रिक, यानी कि शिक्षक केंद्रित। वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टीचर है, यहाँ खड़े हैं टीचर, यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर से डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। सबको बोल रहे हैं पढ़ो, पढ़ रहा है बच्चा, बोल रहे हैं शांत रहो, शांत रह रहा है बच्चा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चा उतना ही जान रहा है, वो ना क्वेश्चन करता है ना कुछ करता है, ठीक है। जहाँ पर टीचर जो है केंद्र में होता है, जहाँ पर सब कुछ टीचर के हिसाब से होता है, जहाँ टीचर के हिसाब से होगा वो टीचर सेंट्रिक होगा, जहाँ बच्चे के हिसाब से होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द व्यूज ऑफ लेवाइगोत्स्की के विचार के अनुसार कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, अनुभूति भाषा से स्वतंत्र, अनुभूति नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा के विकास का मार्गदर्शन करता है। या फिर थर्ड, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करता है। या फिर चौथा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा कि भाषा और जो है और कॉग्निशन संज्ञान इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो एक दूसरे पे बिल्कुल प्रभाव नहीं डालते। या फिर भाषा को गाइड करती है संज्ञानात्मक विकास, या फिर भाषा जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद प्रदान करती है, सहायक होती है, फैसिलिटेट करती है। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास में कोई संबंध ही नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने भाषा पे अपने क्या विचार दिए हैं। वाइगोत्स्की ने जब संज्ञानात्मक विकास का जो दिया था सिद्धांत, उसको दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, इसीलिए इनको सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है वाइगोत्स्की की थ्योरी को। अब उसमें उन्होंने 3 मुख्य चीजों के बारे में बात की। 3 मुख्य चीजें क्या थी? पहले तो आपको सोशियो कल्चरल, समाज संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति, और तीसरा है भाषा, ठीक है, तीसरा है भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया, हम समाज के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरैक्ट करके, समाज के साथ मिलजुल कर, उनसे बातचीत करके, उनके साथ मिल करके तब अपने संज्ञान का विकास करते हैं, ठीक है। संस्कृति, संस्कृति जो होती है, हमारा कल्चर जो है वो हमें प्रभावित करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा। भाषा को वाइगोत्स्की ने कहा था टूल, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है हमारे लिए एक टूल की तरह काम करती है, ठीक है। भाषा टूल की तरह काम करती है, हमारे लिए है टूल, यंत्र है, ठीक है, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास में मददगार होती है, ठीक है। हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को, इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोल रही हूं मैं या फिर यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब के सब क्या है? भाषा है, ठीक है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाइगोत्स्की का कहना था कि भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है हमारे लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा तथा विचार पहले स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, पहले स्वतंत्र हो रहे हैं, लेकिन 3 साल की आयु आते आते अन्योन्याश्रित हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हो जाते हैं? आपके दिमाग में कुछ थॉट आता है, आप उसको बोलते हैं, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? बताइए, है ना डिपेंडेंट, यानी कि अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात टूल है, ठीक है। जबकि पियाजे का मानना है कि विचार भाषा से पहले आती है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि पियाजे का क्या मानना है, इसलिए मैंने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि पियाजे का मानना है कि विचार जो है भाषा से पहले आ जाती है। उनका कहना था कि बच्चा बोलता है, वो जब 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तब वो अच्छे से बोलना शुरू कर पाता है, लेकिन उससे पहले भी वो विचार तो कर रहा है ना, है ना, वो विचार तो कर पा रहा है। इसीलिए उनका कहना था कि पियाजे के अनुसार विचार जो है भाषा से पहले आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत ही इन्होंने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, ठीक है। और भाषा जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, हमारे लिए टूल है, और वो हमारी मदद करती है किस चीज में? संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पहले आंसर मिल चुका है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के विचार से भाषा संज्ञानात्मक विकास में हमें मदद प्रदान करती है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि स्वतंत्र है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। पहले जो वो एक दूसरे पे मिली हुई नहीं थे, दोनों अलग अलग चल रही है, लेकिन 3 साल की आयु आते आते वो एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे पे आश्रित होती है। और भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो जा रही है मर्ज, ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित हैं। चलिए, अब इसके अलावा भी वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में कुछ बातें की हैं। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के भाषा के बारे में बात की, ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा क्या कि लैंग्वेज एक टूल है, ठीक है, लैंग्वेज एक टूल है जो संज्ञानात्मक विकास में हमारी मदद करती है। याद रखिएगा इस बात को कि भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। और जब बात पियाजे की आएगी तो पियाजे कहेंगे कि भाषा से पहले विचार आता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि किसने कहा है कि विचार भाषा से पहले आता है, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर कोहलर ने, तो आपको याद रखना है वो पियाजे ने कहा है, ठीक है। अब वाइगोत्स्की ने की है 3 प्रकार की भाषा की बात। पहला है सोशल स्पीच, जिसको कि सामाजिक वाक्य कहते हैं, जो 2 साल तक में आता है। बच्चे जो है बात करते हैं ना, समाज में बच्चे बोलते रहते हैं, कुछ कुछ जोर से बोलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सोशल स्पीच, ठीक है। समाज में बात करते हैं, बाबा मामा चाचा कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर है प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य, निज वाक्य जो कि 3 साल से आता है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच, इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं से बात करते हैं। इससे पहले वाले जो मतलब वीडियो थी ना क्लास 2 में या फर्स्ट में, आपके सामने एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्ची जो स्वयं से बात कर रही है, ठीक है, कि मुझे एक सामान को यहाँ लगाना है या एक सामान को यहाँ लगाना है, कुछ भी इस प्रकार की बात कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। तो जब बच्चा अपने आप से बात करता है ना तो उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। कौन? वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है, निज वाक्य, जब बच्चा अपने आप से बात करे। और वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे निजी वाक्य करके, ठीक है, प्राइवेट स्पीच करके स्वयं को निर्देश देते रहते हैं, खुद को निर्देश देते रहते हैं, अपने कार्यों को निर्देश देते रहते हैं कि मुझे ये काम ऐसे करना है। हम सभी करते हैं, कभी कभी आप कोई काम कर रहे हो अपने आप से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं करना था, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, तो ये बोल के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही काम को निर्देश दे रहे हैं। इसी बारे में बात की थी वाइगोत्स्की ने, ठीक है, जिसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक भाषण। 7 साल की आयु आते आते अपने मन में बच्चा सोचने लगता है। जब हम क्वेश्चन आंसर लिखते रहते हैं तो अपने मन में सोचते रहते हैं इसका आंसर ये होगा वो होगा, तो जब मन में बात हो रही है ना तो वो साइलेंट इनर स्पीच है, जो कि 7 साल की आयु में आता है। अच्छा, अब एक और बात है, यहाँ जो प्राइवेट स्पीच की बात की है इन्होंने, इसी की बात जो है पियाजे ने भी की है, जिसको कि वो कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच, ईगो सेंट्रिक स्पीच, ठीक है। अहम केंद्रित वाक्य, अहम केंद्रित वाक्य, ठीक है, उनका भी कहना था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 साल की आयु है, मतलब ये किस स्टेज में आएगा, तो 2nd स्टेज में आएगा। लेकिन उनका कहना था कि ये कुछ भी, मतलब उनके हिसाब से ईगोसेंट्रिक वाक्य जो होता है, अहम केंद्रित जो वाक्य होता है, वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो कुछ बस बच्चे अपने आप में अहम केंद्रित हैं, वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, वो क्योंकि वो अहम केंद्रित है, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, उसका कोई संज्ञानात्मक विकास या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि वो अपने आप को निर्देश देते रहते हैं, वो बोल बोलकर अपने कार्य को निर्देश देते रहते हैं, जिससे उनका विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जान चुके हैं वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, उन्होंने किस किस चीज को मुख्य माना, तो सामाजिक अंतरक्रिया को, संस्कृति को और भाषा को। भाषा को उन्होंने टूल बोला है, और 3 तरह की भाषा की बात की है उन्होंने। और उनका कहना है कि भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, हमें हमारे संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करता है। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Lev Vygotsky, which of the following factors facilitate cognitive development of children? Vygotsky के अनुसार क्या क्या चीज जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मददगार होगी? कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन या रिवॉर्ड्स, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार, कौन सा होगा? हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जहां पर समाज और संस्कृति की बात आएगी वही होगा ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समाज और संस्कृति। जहां पर समाज की बात हो, संस्कृति की बात हो, अगर यहाँ पे भाषा लिखा होता तो यहाँ पे भाषा को भी ऐड कर दिया जाता, पर यहाँ पे भाषा नहीं लिखा हुआ है। संतुलन की बात ये नहीं करते, संतुलन की बात पियाजे करते हैं अपनी अवस्था में, ठीक है, सॉरी अपनी सिद्धांत में। उसके बाद रिवार्ड की बात आती है, तो रिवार्ड की बात करते हैं व्यवहारवादी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कब कौन सा होगा? जहां बच्चा होगा केंद्र में, जहां की बच्चा केंद्र में होगा, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा दिगम में हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपन अनुक्रिया संघों के युग्मन द्वारा होता है वहाँ टीचिंग, या फिर डिपेंडेंट रिवार्ड और पनिशमेंट पे डिपेंडेंट होता है, या फिर जो है को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टीचर स्टूडेंट की वजह से, शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उसको निर्माण करते हैं उस क्लासरूम में शिक्षा का, या फिर डिपेंडेंट सोनली ऑन टीचर एंड स्टूडेंट रोल इज पैसिव।
या फिर बिल्कुल वो शिक्षक पे निर्भर होता है, कक्षा कक्ष और छात्र की भूमिका निष्क्रिय होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल जो है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का है, टीचर सेंटर्ड का है, जहां पर कि शिक्षक ही मुख्य भूमिका में होंगे, शिक्षक पे ही पूरा का पूरा कार्य निर्भर होगा और वहां बच्चे होंगे निष्क्रिय। ठीक है, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होगी। ये किसका एग्जाम्पल है? तो टीचर सेंटर्ड का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत पूरी तरह से। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, जहां पे बात की जा रही है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। स्टिमुलस जिसको कि उद्दीपक कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत होता क्या? उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके लिए आप करते हैं प्रतिक्रिया, किसी भी ऐसी वस्तु जिसके लिए आप करते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जिस वस्तु के प्रति आप प्रतिक्रिया दे रहे हो उसको कहते हैं उद्दीपक, उस वस्तु को कहते हैं उद्दीपक, और उसके लिए आपने क्या किया? प्रतिक्रिया दिया, तो इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। आपके सामने कोई वस्तु आती है, आप उसके लिए क्रिया करते हो, तो प्रतिक्रिया देते हो, तो वो होता है उद्दीपक प्रतिक्रिया। तो क्या यहाँ पर कभी भी इस बारे में बात होती है? मैंने अभी आपको अच्छे से बताया था चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम किस चीज को फॉलो करता है? रचनावाद को फॉलो करता है। एनसीएफ किस चीज को फॉलो करता है? रचनावाद को फॉलो करता है। कहीं पर भी आपको वहां पर उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में बात की गई? नहीं की गई, ठीक है। दूसरा है रिवार्ड और पनिशमेंट। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं व्यवहारवादी, साथ ही साथ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया की बात भी व्यवहारवादी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही व्यवहारवाद के एग्जाम्पल हैं। और व्यवहारवादी नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, वो क्या होता है? वो रचनावाद पे आधारित है। रचनावाद में क्या होगा कि बच्चे और शिक्षक दोनों साथ मिलकर ज्ञान की रचना करेंगे, ठीक है, जहां पर बच्चे भी सक्रिय हों, ठीक है, और टीचर उनकी मदद कर रहे हैं और दोनों मिलकर अधिगम को कंप्लीट कर रहे हैं। वही होगा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी of moral development do children ignore the intention of others and instead focus on the fear of authority and negative consequences? लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे दूसरों की मंशा की उपेक्षा करेंगे, ठीक है, उनको स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब उनको नहीं रहेगा, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से, किससे? डर से ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है ना, कि बच्चा किसी कार्य को इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो दंड से डर रहा है। तो ये किस अवस्था में होगा? पनिशमेंट और ओबीडियंस, सजा और आज्ञाकारिता, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो जहां पर ही बात डर किया जाएगी वहां पर ही आप सजा को चुन लीजिए, ठीक है। बच्चा सजा से डर रहा है और इसीलिए वो दूसरे की सोच को समझ को नहीं समझना चाहता है। हाइंज ने चोरी की, ठीक है, वो गलत है क्योंकि अब उसे मिलेगा दंड, ठीक है, क्योंकि उसे दंड मिलेगा इसीलिए उसको चोरी नहीं करना चाहिए। ये किस लिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसको दंड मिलेगा, दंड से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए, दंड के डर में नहीं करनी चाहिए। यह है पहले का ऑप्शन का एग्जाम्पल, यह है कोहलबर्ग का पहला स्टेज, ठीक है, फर्स्ट लेवल का पहला स्टेज। चलिए आते हैं कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं पहले। लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने क्या किया, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिसको कि फादर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। ये प्रभावित थे पियाजे से, पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, और उससे ही प्रभावित होकर के इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत निकाला था। मोरालिटी क्या होती है? जहां हम सही और गलत के प्रति फैसला लेते हैं, उसी क्षमता को कहते हैं नैतिकता। उन्होंने बात की नैतिक तर्कना के बारे में। जब हम नैतिक डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या यह बात सही है, क्या यह बात गलत है, इस चीज के लिए जो हम तर्क लगाते हैं उसी को कहते हैं मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा की बात की उन्होंने, जो हमें निर्णय लेने के दौरान आती है परेशानी, दुविधाएं, उसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। जैसे कि इन्होंने बच्चों के सामने लाई दिया था एक दुविधा जिसको कहते हैं हाइंज डिलेमा, ठीक है। हाइंज डिलेमा क्या था भाई? जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइंज की पत्नी बीमार थी, उसको चाहिए थी दवाई, दवाई केवल एक ही पर्सन के पास थी जो कि अपने दवाई का दाम बहुत ज्यादा रख चुका था, और कितना भी कहने के बाद वो हाइंज की बात नहीं मानता है, वो दवाई देने को तैयार नहीं होता है कम पैसे में, और हाइंज को करनी पड़ती है चोरी, ठीक है। तो इस डिलेमा को सुनाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या लगता है आपको कि उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अब आप इसके प्रति सोचेंगे, ठीक है, इसके प्रति आप सोचेंगे और तर्क लगाएंगे। जो तर्क आप लगाएंगे वो होगी नैतिक तर्कना, ठीक है।
और जो दुविधा है वो है मोरल डिलेमा, चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये दुविधा ही क्या है, मोरल डिलेमा है। ठीक है, तो इन्होंने दिए हैं 3 लेवल और 6 स्टेजेज। ठीक है, 6 स्टेज। ठीक है, हर एक लेवल में 2 स्टेज हैं। पहला है पूर्व परंपरागत या फिर रूढ़िगत, जहां पर कि बच्चे को स्वयं से नहीं पता है कि तर्क करना किस आधार पे है, उसको जो समाज बताता ना, यहाँ पर बाहरी रहेगा ये। इस अवस्था में, पहली अवस्था में बाहरी तर्क उस पर आधारित रहते हैं, जो बाहर से उनको सिखाया समझाया जाता है ना, उसके आधार पर वो सोचते हैं। उसके बाद दूसरा है परंपरागत, यहाँ पर जो है बच्चे देखते हैं कि कौन सी परंपरा चली आ रही है, उसको वो अपनाते हैं। तीसरी है उत्तर परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत, पोस्ट कॉन्वेंशनल, यहाँ पर वो ये समझने लगते हैं कि ये जो परंपराएं चली आ रही है इसमें बदलाव भी संभव है। ठीक है, उसमें बदलाव भी संभव है, ये समझने लगते हैं वो। तो आप पहले आते हैं पूर्व परंपरागत, इसमें है 2 स्टेजेस। ठीक है, पहला है आज्ञा पालन एवं दंड की अवस्था, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस समय बच्चा डर से बचने के लिए कोई कार्य करेगा, अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी इसीलिए वो काम नहीं करेगा। जहां बच्चा डरेगा, किससे, दंड से। ठीक है, दूसरी अवस्था है स्वलाभ व्यक्तिवाद और विनिमय। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या फिर टिट फॉर टैट की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने लाभ को देखता है। अगर आप उसको चॉकलेट दे रहे हो तो वो आपको पोयम सुना रहा है, वो कोई काम तब करेगा जब उसको वापस में कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। उसके बाद इसको टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं, जैसे को तैसा। अगर आप उसका खिलौना तोड़ दोगे तो वो भी आपका खिलौना तोड़ देगा। ठीक है, उस समय बच्चे को लगता है कि मेरे साथ उसने जैसा किया मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। अगर क्वेश्चन में आए कि किसी बच्चे ने, एक बच्चे ने क्या किया है, अपना टिफिन शेयर किया है। ठीक है, आज राम ने श्याम को अपना लंच दिया, तो दूसरे दिन श्याम कहता है कि आज मैं लंच नहीं लेकर आया हूँ, कल मैंने तुम्हें लंच दिया था तो आज तुम मुझे लंच दो। यहाँ पर उसने क्या किया, टिट फॉर टैट की अवस्था है ये। उसको लंच इसीलिए चाहिए क्योंकि उसने भी लंच दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पर ये भी रहे कि श्याम ने राम को लंच नहीं दिया था, इसीलिए जब जो है राम मांगता है श्याम से खाना तो वो भी मना कर देता है। क्यों, ये टिट फॉर टैट की अवस्था है, उसने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड स्टेज, जहां पर कि वो परंपराओं को मानेगा। पहला है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। यहाँ पे बच्चे वो क्या करते हैं कि खुद को वो चाहते हैं कि उनका जो है ना वो लोगों के बीच में पसंद किए जाए, उनको गुड बॉय गुड गर्ल समझा जाए, इसके लिए वो करते हैं। होमवर्क बनाना है क्योंकि टीचर उनको गुड बॉय समझेंगे, उनको बोलेंगे वाह तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अच्छी लड़की हो, तुम होमवर्क कंप्लीट करते हो, तुम सारा काम कर लेते हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, दूसरों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं वो। चौथी अवस्था है, चौथा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, मेंटेन करना है सोशल ऑर्डर को। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करना होता है कि बच्चा जो समाज में व्यवस्था बना रहा है ना उसको मेंटेन करेगा। यहाँ पर वो डर की वजह से मेंटेन नहीं करेगा, उसको लगता है कि समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है ना हमें उसको मानना है, तभी समाज सही ढंग से चलेगा। रैगिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लॉ और ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है, लॉ और ऑर्डर के खिलाफ है, इसीलिए रैगिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसी के बाद की अवस्था है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, चरण है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है ना कि अब जो है व्यक्ति समझने लगता है, ये जो है किशोरावस्था की अवस्था है, ये है बचपन की। ठीक है, यहाँ बच्चा छोटा है, यहाँ किशोर है, अब यहाँ युवा अवस्था आ चुकी। जब आप समझने लगते हो कि हम जो है सामाजिक व्यवस्था में अपने अनुसार बदलाव ला सकते हैं अगर वो सही नहीं है। ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो हमें बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट चरण है सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति उस अवस्था में आ चुका रहता है जहाँ वो समझ जाता है कि जो सही है ना हमें उसके लिए ही लड़ना है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन जो सही है हम उसके लिए ही लड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी ने किस चीज को अपनाया था, शांति को अपनाया था, अशांति को नहीं अपनाया था, उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाया। और जब सब लड़ रहे थे तब भी उन्होंने उस मार्ग को अपनाए रखा, अपने जान की परवाह किए बगैर। ठीक है, तो जहां पर व्यक्ति ये समझ जाए कि हमें इसके लिए काम करना है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। ठीक है, इसका अंजाम कुछ भी हो, हम करेंगे वही जो सही है। तो ये है, देखिए 2 अवस्थाएं जो है ना आपको कंफ्यूज करेंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर सुनाई देती हैं। देखिए यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर क्वेश्चन में है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये सेकेंड अवस्था में आएगी, ये सेकेंड लेवल में आएगी। ठीक है, ये सेकेंड लेवल है। कॉन्ट्रैक्ट हम कब करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे थर्ड लेवल में।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के दिमाग हमें ना थर्ड लेवल में आएगा, ये आप ध्यान रखिए अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम कब करेंगे, समाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो समाज में चला आ रहा है प्रथा, अगर समाज में ये प्रथा चली आ रही है कि लड़कों को नहीं रोना है, लड़कों को ही बाहर जाके काम करना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, अगर लड़कों को जो है सेफ बनना है तो वो बन सकते हैं, ये एक व्यवस्था को हम बदल सकते हैं जहां जो कहती है कि लड़के जो है खाना बना नहीं सकते हैं या लड़के रो नहीं सकते हैं, इस व्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। ये कब होगा, ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आएंगे, जब हम समझ रहे हैं इस अवधि में कि हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। जब आएगी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, तब हम वहां पहले से जो व्यवस्था बनी हुई है उसको, उसका पालन करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसको मानेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या होगा कि हम जब डरेंगे तो वो होगा आज्ञा पालन एवं दंड की व्यवस्था, जहां पर हम ये कहेंगे कि हमें क्या मिल रहा है अगर हम आपका ये काम करते हैं तो, या फिर ये कहेंगे कि अगर तुमने मेरे सामान तोड़ दिया तो मैं भी तोड़ दूंगी, तो ये कौन सी व्यवस्था होगी, ये दूसरी व्यवस्था होगी, टिट फॉर टैट या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जहां पर हम बच्चा जो है गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए, बस दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहा है, वो तीसरा चरण है। चौथा चरण है जहां पर कि हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। पांचवा चरण है जहां हम समझ चुके हैं कि हम व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। और छठा चरण है कि जब हम समझ जाते हैं ये सही है और हमें इसके लिए ही कार्य करना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें इस कार्य को अंजाम देना है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि डर की वजह से, फियर, उसको डर है, तो डर कहाँ आएगी, सजा और आज्ञाकारिता अनुमुखता में। यहाँ पर गलती से ऑप्शन 2 लिखा गया है, पर ये आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। ऐसी गलती हमसे भी हो सकती है क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं और गलती होती है इंसान से, ठीक है। चलिए अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। The ability to use language fluently and flexibly to express one's thinking is a characteristic of dash intelligence of Howard Gardner's theory. Howard Gardner's theory में उन्होंने दिए हैं 8 बुद्धि के प्रकार, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है। उनके हिसाब से किसी सोच को व्यक्त करने में धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करना है, तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि में से किस बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको 8 बुद्धि नहीं याद है तो आप एक बात ध्यान में रख ले कि हर बुद्धि का नाम उसी के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर रखा गया है। अगर वहां पर जो है नेचुरल बात होगी, नेचुरलिस्टिक होगा, ठीक है, प्रकृतिवादी होगी तो वहां प्रकृति के ही बारे में बात होगी। अगर वहां पर म्यूजिकल है तो वहां म्यूजिक की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो रही है किसकी बात, भाषा की बात, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो सीधे सीधे ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, लिंग्विस्टिक, ठीक है। नेचुरलिस्टिक कहाँ होगा, जहां पर कि नेचर की बात आएगी, पेड़ पौधों की बात आएगी। स्पेशियल स्थानिक, जहां पर कि स्थान की बात आएगी, किस स्थान पे कौन सी चीज कैसे लगानी है, ठीक है, स्थान का नॉलेज जहां होगा वो स्थानिक होगी। इंट्रापर्सनल, अंतः वैयक्तिक, अंतर नहीं है ये, अंतः मतलब स्वयं के बारे में जानकारी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारे ऑप्शन पहले में बता दिए। देखिए भाषाई बुद्धि, जहाँ की राइटर पोएट, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बारे में इसको जानकारी होती है, तार्किक गणितीय, मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, देखो आप सबका नाम जो है उसको अच्छे से परिभाषित कर देता है, ठीक है। उसके बाद स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल विजुअल, जहां पर कि उसको स्थान के बारे में नॉलेज होगा। शारीरिक गतिशील, जिसको कि अपने बॉडी पे कंट्रोल होगा अच्छे से। स्पोर्ट पर्सन, सर्जन, डांसर। प्रकृतिवादी, जिसको कि प्रकृति के बारे में पता होगा, जैसे कि गार्डनर जो होते हैं या फिर जो फार्मर होते हैं, जिसको कि नेचर के बारे में पता होता है, ये नेचर स्मार्ट होते हैं। अंतः वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, इंट्रा होता है अंतः, जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जो कि अपने बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। अंतर व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, अंतर आप कहाँ करते हैं, जहाँ पे 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, मतलब यहाँ पर लोगों को दूसरे लोगों के बारे में जानकारी होगी, वो दूसरे के सोच को समझ को अच्छी समझ पाते हैं, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट, पॉलिटिशियन या सेल्स पर्सन। उसके बाद 8वीं है संगीतमय लयबद्ध बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, म्यूजिक की जानकारी होगी अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी भाषा की, तो यहाँ हो गई भाषाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासेस। निम्न में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति नहीं है। क्लास में होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। हम अच्छे से जानते हैं कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, हमारे पसंद नापसंद, सीखने समझने बोलने चलने हर चीज का तरीका एक दूसरे से भिन्न है। तो इस चीज के लिए, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए, इसको सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। नॉट लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, नॉट,
ठीक है, नहीं है। रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर चिंतन करेंगे। मतलब जब आप कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें ध्यान देंगे कि किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल पे वो गलत ना साबित हो। किसी आप लिंक, आप ये नहीं बोलिए कि केवल जो है ना लड़के ही गणित बना सकते हैं, ये क्या है कि दूसरे लिंक को गलत ठहरा रहा है। आप ये बता रहे हैं कि लड़कियां नहीं बना सकती, तो ये तो लड़कियों को डिमोटिवेट कर दिया आपने कि लड़कियां जो है गणित में अच्छी नहीं होती है, तो डिमोटिवेशन हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने भाषा पे ध्यान देना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने भाषा पे ध्यान देंगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करेगा। वहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग बच्चे बैठे होते हैं, अलग अलग जाति के लोग बच्चे बैठे हुए होते हैं, संस्कृति के बच्चे बैठे हुए हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो किसी भी एक संस्कृति के लिए गलत हो, है ना। तो हमें अपनी भाषा पे ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी भाषा पे ध्यान देते हैं, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं, तो वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करेगा, है ना। उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेज, हम मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें। हम जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान कर रहे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन हमसे पूछ तो गलत रहा है, तो हमें गलत को ढूंढना है। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, विविध शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, विविध शैक्षणिक रणनीति, अलग अलग शैक्षणिक रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की अलग अलग विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास ऑप्शन जो 4th है वही हो जाएगा गलत, और वही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा चीज सही नहीं है, कौन सा चीज गलत है। तो आइडेंटिफाई डेफिसिट्स टू इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम। अगर आप कक्षा में बार बार क्या करते हो, बच्चे की गलती को जो है निकालते हो कि आपने ये गलत बोला, बच्चा आपको आंसर देने के लिए खड़ा होता है, वो किसी एक वर्ड को या किसी एक चीज के बारे में गलत बोल देता है, आप उस समय बोलता है तुमने गलत बोल दिया, तुम बैठो, तुम्हें नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा डीमोटिवेट होगा। हर बच्चे की अपनी अलग सोच है, समझ है, आपको इस बात को समझना होगा। उसको आप बोलने का मौका देंगे, उसके बाद आप जो है बताएंगे कि सही चीज क्या होती है, लेकिन उसकी गलती नहीं निकालेंगे। उसने अपनी समझ बनाई है, उसने किसी चीज के प्रति तर्क किया है, सोचा है, हमें इसको जो है बढ़ावा देना है, इनको डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो जहां हम जो है दूसरे बच्चे की गलती नहीं निकालेंगे यहाँ बैठ करके, तो यही इसका आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा था, क्या गलत है, तो यही गलत है कि छात्रों में कमी को हम पहचान रहे हैं, उन्हें दूर कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि ये सारी चीजें सही है। एक बार के लिए आपको ये भी लग जाएगा कि हम जो है बच्चे की गलती को सुधार रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या यहाँ पर आप अपनी भाषा पे ध्यान दे रहे हैं, ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डिफरेंस, तो क्या ये गलत है। आप उसमें के भेदों में सम्मान कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करें, तो क्या ये गलत है, नहीं ये भी सही है। आप अलग अलग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है, नहीं ये भी सही है। तो जब ये तीनों सही हैं, तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि ये गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात पर कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी के हिसाब से बताना है, हमें अभी यहाँ पे अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। ऑन गेटिंग ए डॉल एज ए गिफ्ट 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Boy, do not play with dolls. What does this illustrate?" 4 साल के राहुल को तोहफे में गुड़िया मिलने पर बोलता है वो बच्चा कि इसका मैं क्या करूंगा, लड़के नहीं खेलते हैं गुड़िया के साथ। ये क्या दर्शाता है, ये किस तरह की सोच को दर्शाता है। जेंडर रेलिवेंस को, यानी कि लिंग प्रासंगिकता को दर्शाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, लिंग भेदभाव को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, या फिर जेंडर इक्विटी को, लैंगिक समानता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछा गया है कि बच्चा एक है 4 साल का जिसका नाम है राहुल, वो कहता है कि मुझे गिफ्ट में डॉल क्यों दी गई है, भाई लड़के तो खेलते नहीं है डॉल से। तो ये किस सोच को दर्शा रहा है, जेंडर रेलिवेंस को, यानी कि लिंग प्रासंगिकता को दर्शा रहा है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को दर्शा रहा है, स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है, रूढ़िवादिता को, या फिर लैंगिक समानता को दर्शा रहा है। अब आपके लिए जरूरी है कि आप समझे कि जेंडर रेलिवेंस क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर इक्विटी क्या होता है। इस चीज को आप समझे पहले, ठीक है। यहाँ पर तो इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो ये समता होना चाहिए था, ठीक है। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। यहाँ पे इक्विटी का अर्थ होगा समता, ठीक है। जेंडर रिलेवेंस, पहले तो आप समझ लीजिए कि सेक्स और जेंडर में एक होता है डिफरेंस। बहुत जगह सेक्स लिखा होता है जेंडर, और बहुत जगह लिखा होता है जेंडर। तो जब आपसे पूछा जाए कि सेक्स क्या है, तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि हमारे अंदर जैविक रूप से क्या भिन्नता है। शारीरिक भिन्नता जो होती है लड़के में लड़की में, बॉडी का कंस्ट्रक्शन में भिन्नता होती है, उस चीज के बारे में दर्शाता है क्या, सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को दर्शाता है। लेकिन जेंडर वर्ड को बनाया है समाज ने, जेंडर वर्ड को बनाया है समाज ने, इसीलिए इसे कहते हैं सामाजिक संरचना। क्यों? जेंडर बोल के हम दर्शाना चाहते हैं कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकते हैं, लड़के को ये करना चाहिए, लड़की को ये नहीं करना चाहिए। इस चीज के बारे में हम बताते हैं, इसीलिए
ये समाज द्वारा बनाया गया है। जेंडर हमेशा सोशल कंस्ट्रक्ट होगा और सेक्स होगा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। जब आपसे पूछा जाए कि जेंडर क्या है तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स क्या है तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर जेंडर रेलिवेंस क्या होता है। प्रासंगिकता, वो इस चीज को कहा जाता है जब दोनों लिंग के लिए हम कुछ उचित को ढूंढते हैं। प्रासंगिक क्या होता है, जो उचित हो, ठीक है। अगर हम कोई उचित निर्णय ले रहे हैं, कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जो दोनों ही जेंडर के लिए, दोनों ही लिंग के लिए सही है, तो वो होता है जेंडर रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब उचित, ठीक है। यहाँ पर दोनों के लिए जेंडर प्रासंगिक तब होगा जब वहां पर दोनों के लिए उचित होगा चीज, दोनों के लिए उचित बात की गई होगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि मैं तो लड़का हूं, मुझे डॉल से क्यों खेलने कहा जा रहा है, भाई मैं तो लड़का हूँ, लड़के तो डॉल से खेलते नहीं है, तो ये तो कहीं से भी जेंडर रेलिवेंस नहीं दर्शा रहा है। अब आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक भेदभाव। भेदभाव क्या होता है, किसी लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर जो है, जैसे कि मैथ में क्या होता है, सीधे कह दिया जाता है कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती हैं अच्छे से, ठीक है, लड़कियों को मैथ अच्छे से नहीं आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते, ये जो है ये भेदभाव करना हुआ, ये भेदभाव करना हुआ कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि लड़कियों को पहले से ही आप मान रहे हैं कि वो बनाने में क्षमता ही नहीं है, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है। तो जहां पर भेदभाव की बात आएगी वो होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर लड़के लड़की में भेदभाव तो हो नहीं रहा है। अब आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी किसको कहते हैं, जो पहले से धारणा बनी हुई है और उस धारणा को हम बिना सोचे समझे कि क्या वो धारणा सही है, क्या वो धारणा गलत है, हम उस धारणा को मानते चले आ रहे हैं, उसी को कहते हैं रूढ़िवादिता, ठीक है, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। लड़के डॉल से नहीं खेल सकते हैं, ये एक रूढ़िवादी विचार है जो कि पहले से चली आ रही है। समाज ने एक थिंकिंग बना दी है, सोच बना दी कि लड़कियों को ही डॉल से खेलना है, लड़के डॉल से नहीं खेल सकते हैं, लड़कियों को ही खाना बनाना है, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। ये सब क्या स्टीरियोटाइप सोच है, रूढ़िवादिता है, जो कि पहले से बनी हुई सोच को दर्शा रहा है, जिसमें हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जेंडर रोल। लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं। अब जहां पर ही जेंडर आ गया तो आप समझिए कि ये कहाँ की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। तो समाज ने जो भूमिकाएं दी हैं पुरुष को और स्त्री को घर के काम करने की जो भूमिका दी है और पुरुष को बाहरी काम करने की जो भूमिका दी है, यही है जेंडर रोल जो समाज ने बनाई है, ठीक है। इसको कहते हैं सीखा गया व्यवहार। जेंडर रोल जो है सीखा गया व्यवहार होता है, सीखा व्यवहार होता है, ठीक है, जो हम समाज से सीखते हैं। उसके बाद एक होता है जेंडर बायस, किसी एक लिंग के प्रति झुकाव। मान लेते हैं कि आप जो हैं स्त्रीवादी सोच के हैं, ठीक है, या पुरुषवादी सोच के, तो आप किसी कक्षा में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लड़कियां बैठी, यहाँ पे लड़के बैठे हैं, तो आप क्या करते हो कि लड़कियों पे जो है ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि आप जो है एक लिंग के प्रति झुकाव रखते हैं, लड़कों के प्रति झुकाव रखते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब लड़कियां क्वेश्चन पूछ रही हैं आप उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, लड़के पूछना आप आंसर बता रहे हैं। लड़कियां आपसे जब कोई टॉपिक समझाने को कहते हैं आप नहीं समझा रहे हो, और जब लड़के पूछ रहे हैं तो आप समझा रहे हो। तो ये जो एक लिंग के प्रति झुकाव है ना, इसी को कहते हैं जेंडर बायस। ये किसी भी लिंग के प्रति हो सकता है, लड़कियों के भी प्रति हो सकता है। नारीवादी विचार जो होता है, नारीवादी विचारधारा से आप अगर हैं तो आप क्या कर रहे हो कि वहां पर क्लासरूम में जा रहे हो, जब लड़कियां कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं है, तो आप समझा रहे हो, और उसी स्थान पर जब लड़के पूछ रहे हैं तो आप उन्हें नहीं समझा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये भी जेंडर बायस हो गया। किसी भी एक लिंग के प्रति झुकाव रखना ही जेंडर बायस कहलाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है जब आप लिंग के आधार पर भेदभाव करें। आप किसी एक खेल को खेलने नहीं दे रहे हैं लड़कियों को, ये मानकर कि नहीं ये लड़कियों का खेल है, आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है रूढ़िवादिता की, जेंडर स्टीरियोटाइप की। ये जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब है इक्विटी, समानता और समता। इक्विटी का मतलब होता है समता। इक्वालिटी और इक्विटी अलग अलग चीज होती है। इक्वालिटी, चलिए आपको मैं समझाती हूँ इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं ये इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये है इक्विटी यानी कि समता। तो जब मैं बात करूंगी समानता की, तो यहाँ पर जब बच्चे होंगे 3, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ठीक है। अब इन तीनों को लगी है भूख। पहले बच्चे को चाहिए 2 रोटी, दूसरे बच्चे को चाहिए 3 रोटी, तीसरे बच्चे को चाहिए 1 रोटी। लेकिन जब बात समानता की आएगी तो मैं दोनों सभी को 2 रोटी दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ समानता की, सभी को एक समान मिलेगा। जब बात आती है समता की, ठीक है, तो जिसको जितनी जरूरत होगी ना मैं उसके हिसाब से दूंगी। अगर पहले बच्चे को 1 रोटी ही चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे 1 रोटी दूंगी। मेरे पास 4 रोटी है, ठीक है, पहले बच्चे को चाहिए 1 रोटी,
तो मैं इसको 1 रोटी ही दूंगी। दूसरे बच्चे को भी चाहिए 1 रोटी, तो मैं इसको 1 रोटी ही दूंगी, ठीक है। लेकिन तीसरे बच्चे को 2 रोटी चाहिए, तो मैं इसको 2 रोटी दूंगी, ठीक है। तो ये होता है समता, जहां पर कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप उसको सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है। जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप उसको सुविधा प्रदान करेंगे। और इक्वालिटी जो होती है, आप वहां सबको एक समान देंगे। सबको ही 2 रोटी दी गई है, भले ही इसे 1 ही रोटी चाहिए थी, अब 1 रोटी वेस्ट हो गई, ठीक है। इसे 3 रोटी चाहिए थी, तो अगर इसको मिलता तो 1 और रोटी एक्स्ट्रा मिल जाता तो इसका पेट भर सकता था। लेकिन हमने क्या किया, सब में समान रूप से बांट दिया। तो इसी को कहते हैं समानता, यानी कि इक्वालिटी। लेकिन जब बात हो कि जरूरत के हिसाब से हम बांट रहे हैं, तो वो होती है इक्विटी। जिसको जितनी जरूरत है हम उसको उस हिसाब से सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका है कि जब हम पहले से रूढ़िगत विचारों को, धारणाओं को मान के चल रहे हैं, तो वो क्या है, लिंग रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टीचर शुड असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक शिक्षक को सीखने का आकलन के लिए के बजाय सीखने के लिए आकलन को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले आपको इसको जानने के लिए कि सीखने के आकलन को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है, आपको जानना होगा कि सीखने के लिए आकलन होता क्या है। तो सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में 3 तरह के मूल्यांकन प्रणाली की बात की गई है। पहला असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, असेसमेंट फॉर अर्थात के लिए। यहाँ पर हमको आकलन करना है किसके लिए, सीखने के लिए आकलन करना है। सीखने के लिए हम आकलन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है सीखें, ठीक है। सीखने के लिए ही आकलन हो रहा है यहाँ पर कि हम तो इसमें क्या होता है, ये इसको रचनात्मक मूल्यांकन का प्रकार माना जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रकार माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम आकलन करके पता करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, और उसको क्या सीखने में परेशानी हो रही है, और उसके बाद हम उस चीज़ को फिर से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और कक्षा में पढ़ाने के दौरान आप क्वेश्चन, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि आप, और देखते हैं कि बच्चे को उस चीज़ के प्रति कितनी समझ विकसित हुई है। तो और जहाँ पर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको फिर से समझा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, यही है सीखने के लिए आकलन। आप आकलन कर रहे हैं फिर से सीखने के लिए, जो बच्चा नहीं सीख पाया उसको आप फिर से समझा के उसको सिखा रहे हैं। इसी को कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होता है, जहां आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना कि आपने इतना सीख लिया, ठीक है। आपको प्रतिपुष्टि मिलेगी कि आपने ये सीखा, आप ये नहीं सीख पाए, तो आप उस चीज़ पे ध्यान देंगे, आपको उस चीज़ को बताया जाएगा। फिर क्या है, ये प्रक्रिया कब होती है, सीखने की प्रक्रिया, ये जो है फॉर लर्निंग कब होती है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही होती है। जब बच्चा सीख रहा है ना, उसी के दौरान होता है ये आकलन। और फिर जब हम देखते हैं कि बच्चे की कहाँ कमी रह गई है, बच्चे को कहाँ क्या नहीं समझ आया, तो हम उसको फिर से उसको दोहरा के सिखाते हैं, समझाते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए होता है। अब जब हमें गलती का पता चल चुका है, हम उसको सुधारेंगे और तब बच्चे में सुधार आएगा और उस चीज़ को वो फिर से समझ पाएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन होता है। इस आकलन के द्वारा हम पता करते हैं कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आया है, हम उसे प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं और उसके बाद उसको उस चीज़ में सुधार लाते हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हैं उसके लिए। यही होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहाँ हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है, तो प्रतिपुष्टि देने के लिए होता है, उसमें सुधार, शिक्षा में सुधार लाने के लिए होता है। उसके बाद आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन क्या है, सीखने का आकलन, ठीक है। हम यहाँ जो सीख चुके हैं ना उसका आकलन कर रहे हैं। ऑफ का, सीखने का आकलन मतलब क्या सीख चुके हैं उसका आकलन करेंगे। ये होता है समेटिव असेसमेंट का प्रकार, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि एंड में जो होते हैं ना एग्जाम, जैसे ईयरली एग्जाम होता है, जहाँ पर कि आपको ये आपके सामने आपका एग्जाम होता है और आपको बताया जाता है कि आप अब इस कक्षा में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मतलब आपके सीखने का आकलन हो रहा है, आपने कितना सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सुधार संभव नहीं है, यहाँ पे आपको सुधार करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपके सीखने का आकलन हो रहा है। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया के अंत में ये होता है और निर्णय लेने के लिए होता है कि आपने कितना सीख लिया। इस बात का निर्णय लेंगे अब हम कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। जब आएगी बात फॉर की,
ठीक है, तो हम सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। जब बात फॉर की आएगी तो हम सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। ये रचनात्मक मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आप स्कूल्स में देखते हो कि 25 नंबर के टेस्ट होते हैं, 10 नंबर के टेस्ट होते हैं। वहां पे क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है। अगर आपने 2 चैप्टर का टेस्ट लिया है, ठीक है, 5th और 6th, आपने ध्यान दिया कि 5th चैप्टर का क्वेश्चन जब आपने दिया है तो बहुत सारे बच्चे ने उसको गलत किया है। बहुत सारे 50% बच्चे जो है 5th चैप्टर का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मतलब कि 5th चैप्टर को समझने में एक कमी रह गई है। तो अब आप क्या करेंगे, 5th चैप्टर को फिर से समझाएंगे। ये है सीखने के लिए आकलन। आपने आकलन किया ये जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और अब आप उसको फिर से समझा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपने केवल ये जानने के लिए टेस्ट लिया है बच्चा कितना सीख गया, जो एंड में टेस्ट होता है ना, एंड में जो हाफ ईयरली और ईयरली टेस्ट होता है, जिसको कि समेटिव मूल्यांकन कहते हैं, समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ये होता है जजमेंट के लिए। ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, ठीक है। ये अंत में होगा, के लिए दौरान होगा, ठीक है। और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में, ठीक है ना, ठीक है ना। असेसमेंट एज लर्निंग सीखने के रूप में आकलन है ये। इसमें जो है बच्चा अपना आकलन स्वयं करता है या फिर साथी समूह करता है उसका आकलन। एनपीई में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है। किसको, असेसमेंट एज लर्निंग को, जहां बच्चा अपने सीखे हुए चीज का मूल्यांकन स्वयं करेगा या फिर उसके दोस्त करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि जब बच्चा स्वयं अपना आकलन कर रहा है या फिर उसके दोस्त उसका आकलन कर रहे हैं तो वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या फिर असेसमेंट है, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग है, सीखने के रूप में आकलन है, ठीक है। तो अब आइए, आप समझ चुके हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जहां पर कि आप जो है सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जहां आप सीखने का आकलन कर रहे हैं कि आपने कितना सीख लिया है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके लिए जजमेंट लाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि सीखने के आकलन को, सीखने के लिए आकलन को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे। फोकस सोलिली ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, केवल शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप केवल उस पर संज्ञानात्मक क्षमता पर कैसे आधार करेंगे, आपको सीखने के लिए आकलन पे बढ़ावा देना है ना, तो आप पहले उसकी क्षमता जानेंगे, उसमें सुधार करेंगे, सिर्फ उसकी उस क्षमता पर ध्यान देंगे, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबमेटिव का उदाहरण, ये योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ये जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की को दैनिक प्रक्रिया में शामिल करना है, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, दैनिक प्रक्रिया में ही उसको शामिल कर देंगे। सीखने के लिए आकलन इसी का उदाहरण है, ताकि हम समझ पाएं कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, हमें अपनी शिक्षण विधि में क्या सुधार करना चाहिए, इस शिक्षण विधि के द्वारा बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो हम अपनी दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सीधा आप समझिए कि ये सुधार के लिए होता है, ठीक है, सुधार के लिए होता है। उसके बाद है गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली, सीधे निर्देश की विधि से शिक्षण का महत्व देंगे। मतलब मैं आऊँ और आपको बता दूं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसका आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आपको पता ही नहीं शिक्षण की असेसमेंट फॉर है क्या, ऑफ है क्या, ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली, कि आप सीधा इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, उसको समझना है ना, हमको उसको समझाना है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन टू प्रमोट कम्पिटिटिव स्पिरिट, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में तुलना पर जोर देंगे। हम क्यों प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए बच्चे में जोर देंगे, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, हम वहां जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, कितना समझा और हमें उसमें क्या सुधार करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि शिक्षण के दैनिक प्रक्रिया में ही इसको शामिल कर देंगे। आप अगर डेली कक्ष में जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान ही उससे पूछ रहे हैं कि वो क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है, और उसको क्लियर करते जा रहे हैं, तो बच्चे की समझ विकसित होती जाएगी, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, प्रश्न पूछकर बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे में आलोचनात्मक सोच आएगी, वो आलोचना कर पाएगा, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएगा। इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड, किस साल जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ था। इसमें तो बच्चा रट करके जिस साल हुआ था उस साल के बारे में बता देगा आपको। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के 3 कोनों का योग कितना है। तो अब जितना कोण रहेगा त्रिभुज के 3 एंगल का कोण का, इससे तो फिक्स्ड आंसर हो गया ना। यहाँ पे बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे वो सोचे ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे हो सकता है, ये सब सोचने का मौका उसको कहाँ मिला, यहाँ तो फिक्स्ड आंसर है,
देन द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, यहाँ पर भी आंसर फिक्स है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। सब के सब परत के नाम तो पहले से बुक में लिखे हुए, यहाँ पर आपको उसको अलग से सोचने का क्या मौका मिल रहा है। अब है डिजाइन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। अब आपको कहा जा रहा है, बच्चे के सामने रखा गया है क्वेश्चन कि आप एक प्रयोग बनाइए जिसमें आप सिद्ध कीजिए कि बीजों के अंकुरन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब बच्चा यहाँ सोचेगा कि इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं कि सीड के लिए जो है जर्मिनेशन के लिए हवा की ज़रूरत है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ का उपयोग करना होगा, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हम किस किस अलग प्रक्रिया के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। तो ये होगा आलोचनात्मक थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला प्रश्न, ठीक है, जहाँ पे बच्चा सोच सकता है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। क्वेश्चन होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और क्लोज एंडेड यानी कि बंद उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? ये होते हैं सब्जेक्टिव, जिसमें कि आप स्वयं से लिख सकते हैं, स्वयं के विचार डाल सकते हैं, जहां पर कि आंसर फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड आंसर नहीं है, आप अच्छे से वहां लिख रहे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि एक प्रयोग बनाइए जहां पे आप सिद्ध कीजिए, तो यहाँ बच्चा सोचेगा, समझेगा, अपने हिसाब से लिखेगा। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो गया ये। उसके बाद आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि बंद उत्तर वाले प्रश्न, जहां पर कि उसका आंसर बंद है, एक ही है और वो है बंद, ठीक है, जहां पर कि आंसर एक ही हो। जैसे कि ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर कि केवल एक ही आंसर है और आपको वो चुनना है, यानी कि ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहां पर कि केवल एक ही उत्तर हो, और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जहां पर कि आप जो है उसमें अपने तर्क वितर्क करके लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगानी होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 नंबर क्वेश्चन। इन एन इंक्लूसिव सेटअप, समावेशी कक्ष में डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ डैश। एक समावेशी ढांचे में डैश की जरूरतों के अनुसार डैश उचित समायोजन करता है। किसकी जरूरत के अनुसार कौन अपने आप में बदलाव करेगा? पेरेंट्स गार्जियन की जरूरत के अनुसार जो है आप स्कूल में बदलाव कीजिएगा, स्कूल के अनुसार बच्चे में बदलाव कर दीजिएगा, मतलब स्कूल कह रहा है स्कूल के अनुसार बच्चे में बदलाव कर दीजिएगा। ऐसा कैसे होता है? जहां भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आएगी तो समावेशी शिक्षा में बच्चे के हिसाब से सब होता है, मतलब हम बच्चे के स्टूडेंट के हिसाब से लाएंगे परिवर्तन। हमेशा जब भी समावेशी शिक्षा की बात होगी तो वहाँ कहा जाएगा कि हमें जो है स्टूडेंट के हिसाब से बदलाव लाना है स्कूल में। तो स्टूडेंट स्कूल एक समावेशी ढांचे में छात्र की जरूरतों के अनुसार विद्यालय उचित समायोजन या फिर परिवर्तन करता है। परिवर्तन किस में लाना है? हमें अपने सिस्टम में लाना है। समावेशी शिक्षा में कहा जाता है कि सिस्टम विल चेंज या फिर चेंज द सिस्टम में बदलाव लाइए। आप बच्चे में बदलाव नहीं लाना है, सिस्टम में बदलाव लाइए। अगर सिस्टम बच्चे के हिसाब से नहीं है तो आप सिस्टम में बदलाव लाइए, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये ऑप्शन 3 नहीं होगा। स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट। स्कूल करेगा किसके हिसाब से? छात्र के। एक समावेशी ढांचे में, अच्छा हिंदी में ये थोड़ा उल्टा लिख दिया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में जो ऑप्शन रहेगा ना उस पर चलिएगा, ठीक है। किसको कौन रीजनेबल एकोमोडेशन करेगा? तो स्कूल करेगा। कौन करेगा? स्कूल करेगा, ठीक है। कौन करेगा? स्कूल करेगा। किसके लिए करेगा? तो स्टूडेंट के लिए करेगा, ठीक है। स्कूल करेगा स्टूडेंट के लिए, तो आंसर हो जाएगा 2। मैंने यहाँ पे फिर से आपको बताने के लिए यहाँ पे लगा दिया है पिक्चर की सलमान का सम्मेलन जो कि 1994 में हुआ था। उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी, जिसमें कहा जाता है कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य हो, रचनात्मक हो, प्रतिभाशाली हो, दिव्यांग हो, चाहे वो किसी प्रकार के मानसिक शारीरिक स्थिति में हो, या फिर वो अलग लिंग के हो, अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के हो, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी अलग हो, उनको एक ही कक्ष में पढ़ाना है। ये स्पेशल एजुकेशन को खत्म करने की बात करता है। स्पेशल एजुकेशन से हटा करके बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे शिक्षा देने की बात करता है, ताकि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान किया जा सके। इंक्लूसिव का अर्थ होता है शामिल करना, समावेशन। इसमें जो है शिक्षा बिना भेदभाव की होती है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं। हम जो है भिन्नता को समृद्धि और विविधता का प्रतीक मानते हैं, भिन्नता का सम्मान करते हैं। जिसमें हम एक शिक्षण विधि जो कि IEP होता है, जहाँ पर हम जो है ऐसे बच्चे जिनको कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देने की आवश्यकता है उनके लिए ये चलाया जाता है। स्पेशल बच्चों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? तो स्पेशल बच्चों के लिए होता है,
ठीक है। स्पेशल बच्चों के लिए होता है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जो कि विशेष बच्चों के लिए होता है, जिसमें एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विविध अनुदेशन, जहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे अलग अलग है, भिन्न भिन्न, सबके सीखने की प्रक्रिया अलग है, सबके समझने की प्रक्रिया अलग है, तो हमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशन, अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएं। ठीक है। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आएगी तो कौन बदलाव करेगा अपने में? स्कूल बदलाव करेगा। किसके लिए करेगा? स्टूडेंट के लिए करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अब 47। स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस persistent challenges in reading the text and comprehending long पैसेज। डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और लंबा अनुच्छेद समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। कैसे बच्चों को, किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चों को पाठ को पढ़ने में और लंबे सेंटेंसेज को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी? सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को, डिस्कैल्कुलिया वाले बच्चों को, डिसलेक्सिया वाले बच्चों को, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को? सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है? सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रभावित करती है जिससे कि हम मोटर एक्टिविटी करते हैं, चलने फिरने दौड़ने, इन सब तरह के कार्यक्रम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दिया, ये है सेरेब्रल पाल्सी। बच्चा सही से चल फिर नहीं पाता है। ठीक है। ऐसा होता है सेरेब्रल पाल्सी में। आप इसको एक तरह से मान सकते हैं कि अंग जो है पैरालाइज्ड हो जाता है, हाथ पैर सही से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो क्या यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड, डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कैलकुलेशन। कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन अर्थात मैथ। कैलकुलेशन कहाँ होगा? मैथ में होगा। तो डिस्कैल्कुलिया संबंधित है मैथ से। यहाँ पर मैथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे को लंबे अट्रेंसेज पढ़ने में और शब्दों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो अब बात आती है डिसलेक्सिया की। मैंने आपको पहले भी बताया डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो है सिमिलर दिखने वाले शब्दों को अलग अलग पढ़ लेते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं। जैसे बी को वो डी पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं उसमें, 6 को वो 9 पढ़ते हैं, पी को वो क्यू पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है तो नॉर्मल लोगों को ही डिसलेक्सिया हो जाए, खैर पी को वो क्यू पढ़ लेते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप बी को डी पढ़ रहे हैं, पी को क्यू पढ़ रहे हैं, क्यू को पी पढ़ रहे हैं, डी को बी पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको टेक्स्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, तारे जमीन पर का ईशानावस्थी, डिसलेक्सिया। फिर है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जहाँ पर ही मोटर आ गया आप समझ जाइए कि मोटर एबिलिटी में, गतिक कौशल में परेशानी आएगी यहाँ। ठीक है। बच्चे जो है गतिक कौशल सही से नहीं कर पाएंगे, उनको अपने हाथ पाँव के मूवमेंट में दिक्कत होगी। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि किस बच्चे को जो है टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये कहाँ होगा? डिसलेक्सिया में होगा। किस में होगा? डिसलेक्सिया में होगा। ठीक है। तो ऑप्शन होगा 3 इसका सही आंसर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जहाँ पर कि आपको मोटर एक्टिविटी करने में परेशानी हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एड्रेस द लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, ए टीचर शुड। वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कक्ष में वंचित बच्चे हैं, वंचित ग्रुप से रिलेटेड बच्चे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते? फॉस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे। बिल्कुल अपनेपन की भावना को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जब बच्चों में अपनेपन का भावना आएगा तब वो किसी को केवल किसी जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म या फिर उनके इकोनॉमिकल स्टेटस, इसके आधार पर वो भेदभाव नहीं करेंगे कि अच्छा तुम इस जगह से आते हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते या हमें तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। इस प्रकार की भावना कब खत्म होगी? जब हमारे अंदर अपनेपन की भावना आएगी, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं हमें। हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। विद्यार्थियों की कमजोरी को सबके सामने उजागर कर दीजिए। आप क्या कीजिए, किसी बच्चे ने कोई गलती की, आप उसको पूरे क्लास के सामने खड़ा कर दीजिए और कहिए कि इस बच्चे ने ये गलती की है। अब वो हो जाएगा शर्मिंदा। ठीक है। अब उसको लगेगा बुरा, अब वो अपने आप में असेम्ड फील करेगा कि अब सब जो है मेरी बेइज्जती करने वाले हैं, सबको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। तो क्या ऐसा करके आप उसके लिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है कि उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं ये देखना है। तो ये हो गया गलत। किसी भी बच्चे, डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज का किसी भी बच्चे के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। टीच दिस स्टूडेंट्स इन सेपरेट सेक्शन ओनली। आप क्या करेंगे, इनको अलग कक्षा में बैठा देंगे कि अगर नहीं तुम अलग हो, तुम वंचित समूह से हो तो तुमको अलग बैठा दिया जाए। ऐसा बात कौन करता है भाई? हम इंक्लूसिव एजुकेशन की दौर में चल रहे हैं जहां हम बात करते हैं कि सभी को एक छत के नीचे पढ़ाना है। हमें सबको बताना है कि आप एक समान है, सबके सब इंसान हैं। ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। उसके बाद यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट। फिर से स्टैंडर्ड, आपको इस शब्द को तो रट ही लेना है कि ये जब भी आएगा ना ये हो जाएगा गलत।
जब आपसे गलत पूछा जाए ना तब ये सही होगा, जहां भी सही पूछा जाए ये हो जाएगा गलत। आप केवल एक तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते हो, सबको नहीं समझा सकते हो। क्या आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक ही खाना पसंद है? किसी को आलू पसंद होता है, किसी को गोभी पसंद होता है, तो कैसे मान सकते हैं भाई? जब सीखने के खाने पीने में हमारी पसंद अलग अलग है तो सीखने की प्रक्रिया भी तो अलग है। हम केवल एक ही प्रक्रिया से सबको नहीं सिखा सकते हैं, हमें इस बात को ध्यान रखना है। तभी तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात होती है ना, तभी तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात होती है, विभेदी अनुदेशन की बात होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि हम बच्चों में क्या करें, तो बच्चों में लाएं अपनेपन की भावना। जब वो भेदभाव करना भूल जाए, जहां पर अपनेपन की भावना आएंगी, जब वो समझेंगे कि जैसे हम बच्चे वैसे ही वो भी बच्चे हैं, तब क्या अच्छा नहीं होगा डिप्राइव्ड डिसएडवांटेज बच्चों के लिए? तब उन्हें वहां पर अलग फील नहीं होगा, तब वहां वो ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमें जो है स्वीकारा नहीं जा रहा है, उन्हें भी नॉर्मल बच्चों की तरह फीलिंग आएगी, तभी तो वो कक्षा में अच्छे से शामिल हो पाएंगे, है ना। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का। 49वां क्वेश्चन है, इन क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड। फिर से आ चुके हैं हम डाइवर्स नीड पे, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग आवश्यकता के बच्चे हैं। ए टीचर शुड नॉट प्रोवाइड, अब आपसे पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए आपको, नॉट, ठीक है, जहाँ पर कि अलग अलग आवश्यकता के बच्चे हैं। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थी वाली कक्ष में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका प्रदान नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, सामग्री की प्रस्तुति। सामग्री की प्रस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? हम प्रस्तुत तो करेंगे कि हमें ये पढ़ाना है, तो ये तो करनी ही चाहिए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या गलत है, तो ये तो सही है। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, आप संचार करने की छूट देंगे, बच्चों को अभिव्यक्ति करने की छूट देंगे, क्यों नहीं? बच्चे अगर हमें कुछ दिखा रहे हैं, सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रस्तुत करने देंगे। अगर कुछ हमसे बोलना चाह रहे हैं, अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल अभिव्यक्त करना चाहेंगे। जब तक बच्चे अपने विचारों को हमारे सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसे कैसे समझा पाएंगे? वो जो उनके दिमाग में अगर किसी भी बात को लेकर मिसकंसेप्शन होंगे, वो हमें कैसे बताएंगे? बोल के बताएंगे, तो बिल्कुल हम उन्हें बोलने देंगे, तो ये भी सही बात है। पर्सपेक्टिव ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना पर दृष्टिकोण, एक किसी चीज को आपने पढ़ाया तो उस पे बच्चों का क्या दृष्टिकोण है, ये हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये भी सही बात है। स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स, हम बच्चों में रूढ़िवादिता फैलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और हमसे यही पूछा जा रहा था कि क्या नहीं करना है, तो हमें रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है, हमें रूढ़िवादी विचार को कक्षा में बढ़ावा नहीं देना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following has not been promoted by NEP 2020 in context of education of students with disabilities? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, फिर से यहाँ पे सॉरी दिव्यांग, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि NEP में दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रावधान को नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया, ठीक है। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयुक्त बुनियादी ढांचा, क्या NEP ये कहेगा कि आप कक्षा में, स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त ढांचा, बुनियादी ढांचा नहीं रखें? क्या आप वहां पर रैंप क्या का निर्माण नहीं करें, केवल सीढ़ी का निर्माण करें जो दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक ही ना हो? ऐसा तो नहीं कहेगा। जब भी बात आएगी कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे वहां पर, दिव्यांग बच्चे, तो बिल्कुल कहेगा, NEP हो या NCF हो, वो कहेंगे कि हमारे पास उपयुक्त बुनियादी ढांचा होनी चाहिए जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए मददगार हो, ठीक है। फिर है 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर, प्रत्येक बच्चे के लिए एक निजी शिक्षक। अब इस बारे में तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के बाद आपको अभी तक इस बारे में रटा चुका गया है, खैर एक तरह से रट ही चुके हो आप कि कभी भी NEP या NCF जो है स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करेगा। ये सब के सब इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि हमें सबको एक साथ पढ़ाना है, हमें स्पेशल स्कूल में डाल के बच्चों को अलग नहीं महसूस कराना है, बच्चों को ऐसा महसूस नहीं कराना है कि आप समाज से बाहर हो क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की बात जो है बिल्कुल भी NEP नहीं करेगा कि उनको स्पेशल एजुकेशन में डाला जाए। उसके बाद है 4 सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, बिल्कुल हमें कक्षा में उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप रखने चाहिए। अगर हम हमारे कक्षा कम, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास में वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे सामान्य हैं जिसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास अगर उपयुक्त सामान रहेंगे, उपयुक्त चीज़ें रहेंगी, ICT होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, अगर किसी को सुनाई ढंग से नहीं दे रहा है तो हम ऐसी चीज़ें रखेंगे जो दिखे अच्छे से, ताकि वो बच्चा देख के समझ पाए। अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी चीज़ें रखेंगे जो बच्चा सुन के समझ पाए, है ना। तो हमारे पास जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन तो होने चाहिए सुटेबल। तो अब एक
चीज़ और बच गया कि 1-on-1 टीचर ट्यूटर, इस बारे में भी बात की गई है NEP 2020 में। इसके लिए मैंने यहाँ पर NEP 2020 का ही कटआउट लगा दिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइज पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइज पॉइंट से कि 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर्स, ठीक है, देखिए 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, peer tutoring, open schooling, appropriate infrastructure and suitable technological interventions to ensure access can be particularly effective for certain children with disabilities। disabilities वाले बच्चों के लिए हमें 1-on-1 टीचर, 1-on-1 टीचर को आप समझ सकते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम से, IEP से, जहाँ पर कि बच्चे को अगर एक शिक्षक की ज़रूरत है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर शिक्षक होंगे, ठीक है, यही है IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो कहा जा रहा है NEP में साफ साफ कि हमें ऐसा करना है कि हमें 1-on-1 टीचर रखना है ट्यूटर के लिए, ठीक है। peer ट्यूटरिंग यानी कि साथी समूह में बच्चों को पढ़ने दिया जाए, ठीक है। ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूल की व्यवस्था की जाए, जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश स्कूल, तो उनके लिए ओपन स्कूलों की व्यवस्था की जाए। फिर एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, जो बिल्डिंग होती है उसका ढांचा ऐसा हो कि वो डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो। फिर है सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखे। टू इंश्योर एक्सेस कैन बी पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सर्टेन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ऐसी चीज़ें हमें किस लिए रखनी है, ताकि जो बच्चे वहाँ पे डिसेबिलिटीज वाले हैं ना, उनके लिए भी ये सहायक साबित हो, ठीक है। ऐसा NEP 2020 में साफ साफ लिखा गया है। तो क्या नहीं लिखा गया है यहाँ पर कहीं भी, क्या स्पेशल एजुकेशन की बात की गई? नहीं की गई। तो जब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी NEP के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। देखिए NEP 2020 जिसके चेयरपर्सन, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने चेयरमैन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है चेयरपर्सन। तो इस प्रकार का जो शब्द होता है ना, जो किसी एक लिंग को नहीं दर्शाता, अगर मैं यहाँ पर चेयरमैन लिखती हूँ तो मैं ये दर्शा रही हूँ कि वहाँ पर पुरुष ही होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये होता है लिंग संवेदी भाषा, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि लिंग संवेदी भाषा, जिस तरह की भाषा के द्वारा आप यह दर्शाएं कि केवल कोई एक लिंग ही किसी एक कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा चेयरपर्सन, इसी के लिए हम यूज करते हैं कैमरा पर्सन, ठीक है, कैमरा पर्सन, कैमरा मैन नहीं, कैमरा पर्सन। इसी के लिए ICC ने भी एक बदलाव किया था, जहां पर उन्होंने कहा कि बैट्समैन बोलने के बजाय अब हम बोलेंगे बैटर, ठीक है। बैट्समैन का मतलब क्या है कि बैटिंग करने वाला व्यक्ति मैन ही है, आदमी ही है, औरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर चेंज करके इसको लाया गया बैटर शब्द का यूज। ये क्या है? ये है जेंडर संवेदनशील भाषा, ठीक है, जहां पर जिस भाषा के द्वारा आप ये नहीं दर्शाते हैं कि केवल एक ही लिंग इस चीज के को कर सकती है। चेयरमैन, ठीक है, कैमरामैन, पोस्टमैन, ये सब क्या है? दर्शाता है कि वो पुरुष ही कर रहा है उस कार्य को, या पुरुष ही कर रहे हैं उस कार्य को। तो ये हमें नहीं दर्शाना, हमें क्या करना है? लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना है, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ताकि हम ऐसा नहीं कर पाए। ये जो है लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, चेयरमैन, इस तरह का जो वर्ड होता है ना, ये जो है लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देता है, तो हमें इसका समर्थन नहीं करना है। चलिए, तो NEP जो है 2020, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन है, ठीक है। इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आता जो कि एग्जाम में, कि
NEP 2020 में शिक्षण ढांचे में बदलाव किया गया। तो कौन से शिक्षण ढांचे में बदलाव किया? तो जो पहले से चली आ रही थी ना 10+2 का जो ढांचा था, शिक्षण का ढांचा, उसमें बदलाव किया गया है। अब इसे कर दिया गया है 5+3+3+4। 5+3+3+4 क्या किया गया है? तो पहले की जो बुनियादी शिक्षा थी ना, पहले जो बुनियादी शिक्षा थी, जो बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। आप देख रहे हो यहाँ पे एजेज हैं 6 से लेकर के यहाँ पे 6 साल के बच्चे को रखा गया। 6 साल से पहला जो एकेडमिक ढांचा था उसमें 6 साल के बच्चों को शुरुआती में रखा गया था, जहां पर कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गायब कर दिया गया था। वहां पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में बात नहीं की गई थी। परंतु अब जो नया शैक्षणिक ढांचा आया है जो कि 5+3+3+4 है, इसको आप ध्यान में रखें, याद करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि NEP ने नवीन शिक्षा प्रणाली लाई है, वो क्या है? 5+3+3+2 है, 5+3+3+4 है, 5+3+3 है, या 4+3+3+5 है। तो याद रखना है कि 5+3+3+4 है। ये कैसे है? तो पहले के 5 साल क्या है? 3 साल है आंगनवाड़ी के, ठीक है, 2 साल है क्लास 1 और 2 के, 3 साल है 3 to 5, फिर है यहाँ पर 6 to 8 3 साल, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर 4 साल का क्लास 9 to 12। ठीक है, इस पिक्चर को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, और इसको भी। उसके बाद की गई है बात इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो लिखा है ना बहुत ही ध्यान में रख के लिखा है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी NEP के लिए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन NEP में बिल्कुल ही पूछे जा रहे हैं। जब भी NEP का क्वेश्चन आता है तो इस सब बारे में बात जरूर की जाती है, इसलिए मैंने इन सब बातों को यहाँ पे डाल दिया है PDF में। ठीक है, तो NEP 2020 में एक और चीज की बात की गई है, मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड। ठीक है, पहले क्या होता था, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता था हमारा, जो रिजल्ट आता था उसमें लिखा रहता था कि बच्चे को इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इतना है, पॉलिटिकल साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतना है। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता था, इसमें केवल संज्ञानात्मक पक्ष रखते थे, है ना। तो जब बात आई मल्टी डायमेंशनल की, बहुआयामी की, तो इसमें बात की गई कि हम जो है केवल संज्ञानात्मक पक्ष को नहीं रखेंगे, भावात्मक पक्ष को भी रखेंगे और साइकोमोटर डोमेन यानी कि गतिक कौशल को भी शामिल करेंगे। किसमें? 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में। अब जो प्रोग्रेस कार्ड आएंगे उसमें केवल संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात नहीं होगी, बच्चे का भावात्मक पक्ष, वो कितना अच्छे से अपने जो है संवेग पर नियंत्रण करता है, उसके भी बारे में बात आएगी। साइकोमोटर डोमेन, बच्चा कितना एक्टिव है कक्ष में। ठीक है, और केवल वो संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं, अलग जो संज्ञानात्मक पक्ष के अलावा जो कार्य हो रहे हैं, जो जैसे कि कुछ वो खेल कूद हो रहे हैं या फिर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं स्कूल में, तो उसमें भी बच्चा कितना रूप से जो है भागीदारी निभा रहा है, इस सब बारे में भी बात की जाएगी। और क्या मूल्यांकन जो होगा वो केवल जो है शिक्षक मूल्यांकन नहीं होगा। आज तक जो है केवल शिक्षक मूल्यांकन कर रहे थे, लेकिन जब बात आएगी 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड की, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की, तो वहां पर केवल शिक्षक का मूल्यांकन नहीं होगा, शिक्षक का मूल्यांकन नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि केवल शिक्षक के मूल्यांकन को ही वहां पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सहपाठी मूल्यांकन भी होगा और स्व मूल्यांकन भी होगा। बच्चे अपना मूल्यांकन स्वयं भी करेंगे, और सहपाठी मतलब कि उनके पीयर जो हैं, उनके सहपाठी जो हैं वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे, और इन तीनों को शामिल किया जाएगा, इन तीनों को शामिल किया जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम है 360 डिग्री समग्र आकलन का, जहां पर कि स्व आकलन भी होगा, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी होगा, फिर टीचर आकलन भी होगा। ठीक है, तो जब बात आए कि 360 डिग्री आकलन में किस किस तरह कौन कौन आकलन करने वाला है, तो टीचर भी करने वाला है, बच्चा स्वयं भी करने वाला है, और उसके साथी समूह भी करने वाला है। 360 डिग्री में जो है कौन कौन से आयाम की चर्चा होगी, क्या केवल संज्ञानात्मक पक्ष की होगी, क्या केवल जो है भावात्मक पक्ष की होगी, क्या केवल साइकोमोटर डोमेन की होगी, नहीं, तीनों के होगी। साइकोमोटर को भी रखा जाएगा, संज्ञानात्मक को भी रखा जाएगा और भावात्मक को भी रखा जाएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए होता है ये क्लास खत्म। तो आप इस क्लास को अगर एक बार में नहीं याद हो पाया, आपको सब कुछ समझ नहीं आ पाए, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और मत भूलिएगा कि ये पूरा का पूरा PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस हमारे वेबसाइट के लिंक पे उपलब्ध होगा। आप डिस्क्रिप्शन खोलें, यहाँ की लिंक होगा उसमें, किसका? तो वेबसाइट का, और उस वेबसाइट पे आपको इस वीडियो का पूरा PDF अवेलेबल होगा। आप इस PDF को ध्यान से पढ़ के भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती है क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए हैं, और ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं सिर्फ एक ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि सारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगा ये, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है
और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज भले ही डिफरेंट हो, आप उसके आंसर को आसानी से ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए 20 क्वेश्चन को, मतलब हमने जो है 3 क्लास में 50 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।